नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ की आज हम 133वीं क्लास यहाँ पर कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एमसीक्यूज़ पूरी डिटेल के साथ देखने को मिलते हैं। सभी क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं और इन क्वेश्चंस को अतिरिक्त तथ्यों के साथ हम यहां पर कवर करते हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप इन क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो कई बार हमने संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करी है। 1 से लेकर के 12 अनुसूचियों को हमने कई बार कवर किया है, संविधान की डिटेल सीरीज में भी देखा था। इन्हीं अनुसूचियों में एक आती है हमारी 5वीं अनुसूची, और जो 5वीं अनुसूची है यह अनुसूचित जनजाति और जो अनुसूचित क्षेत्र है उनके शासन प्रशासन के बारे में, उनके हितों के बारे में हमें जानकारी देती है। तो इनकी जानकारी, उनके हितों की सुरक्षा, उनके यहाँ का शासन प्रशासन किस अनुसूची में बताया गया है, जो अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र हैं, 5वीं अनुसूची। और यही बात आपसे पूछी गई थी कि 5वीं अनुसूची में किस समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा है, तो आप कहेंगे अनुसूचित जनजाति। ठीक है, इस सूची में, अनुसूची के अंदर केवल 4 राज्यों के ऐसे क्षेत्रों की जानकारी नहीं है। कौन कौन से वो 4 राज्य हैं? वो है आपका, एक है असम, इसके अलावा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के जो अनुसूचित जाति के क्षेत्र हैं, जनजाति के क्षेत्र हैं, उनके शासन प्रशासन की जानकारी 6ठी अनुसूची में है। बाकी सभी की जानकारी 5वीं अनुसूची में है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस आयु तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर बने रह सकते हैं? यानी सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होने की उम्र सीमा कितनी है? सुप्रीम कोर्ट का जो कोई जज होता है उसमें रिटायरमेंट की एज अभी वर्तमान में 65 साल है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और यहीं अगर हम हाई कोर्ट के जजेस की बात करें, इनके लिए यह उम्र 62 साल है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 साल, हाई कोर्ट के लिए 62 साल। ठीक है, नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में वेश्वग किसे कहा जाता था? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य के ऊपर भी डिटेल क्लास बना है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है। वेश्वग क्या होता था विजयनगर साम्राज्य में? विजयनगर साम्राज्य में मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्वग कहा जाता था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में आपसे प्रश्न आता है कि क्या दास प्रथा विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी या नहीं? तो आप यहां पर नोट करेंगे, विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी। दासों को खरीदना, उनको बेचना, इसी को कहा जाता था वेश्वग। तो ये किससे संबंधित है? दास प्रथा से संबंधित है, मनुष्यों को खरीदना और बेचना से संबंधित है। ठीक है, कौन सा विदेशी यात्री है जिसने विजयनगर साम्राज्य में जो ये दास प्रथा है विस्तृत वर्णन इसका किया है? तो उसका नाम है निकोलो कॉन्टी। इसका नाम आपने याद करना है। निकोलो कॉन्टी एक इटली का यात्री था और इसी ने विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा का विस्तृत वर्णन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, यह 3 देशों में होते हुए बहती है। यह तिब्बत से आती है, तिब्बत के बाद यह भारत में बहती है और फिर यह बांग्लादेश में चली जाती है। अलग अलग जगहों पर इस नदी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत में यह नदी अरुणाचल प्रदेश में जो यांगयाप दर्रा है वहां से होकर एंटर करती है। तो भारत में भी अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम हैं। पहले विदेशों में क्या नाम है उसको देख लेते हैं, फिर भारत के नामों के बारे में बात करेंगे। इस नदी को, जिसका उद्गम तिब्बत से होता है, वहां पर इसे सांगपो नदी कहा जाता है। तो तिब्बत में इसका नाम क्या है? सांगपो। भारत में जो इसका प्रसिद्ध नाम है वो ब्रह्मपुत्र है। और उसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नदी कहा जाता है। अब हम भारत में इसके नामों को देखते हैं। सबसे पहले ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को सियांग या दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद यह नदी असम में जाती है और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो दिहांग या सिहांग नदी अरुणाचल में नाम है और असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इसके अलग अलग नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। चाइना में यानी तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नदी। नेक्स्ट है,
पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो स्थानांतरित कृषि के बारे में भी हमने ज्योग्राफी की डिटेल क्लास में बात करी थी कि कृषि की सबसे प्राचीन विधियों में से एक है स्थानांतरित कृषि। इसके नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखने को मिलते हैं। पश्चिमी घाट में इसे कुमारी खेती के नाम से या कुमारी कृषि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बोगमा नाम की बात करें तो मेघालय के अंदर स्थानांतरित कृषि को बोगमा कहते हैं। कुरुवा की बात करें, झारखंड में इसे कुरुवा के नाम से जाना जाता है। और पामलू की बात करें, मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को पामलू कहते हैं। हिमालयी क्षेत्र में उत्तर भारत में ज्यादातर इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर को किन दो नदियों से जल प्रपात होता है या जल प्राप्त होता है? तो इंदिरा गांधी नहर की बात करें, कहां से इसका उद्गम होता है? इसका उद्गम हरिके बैराज से होता है। किस बैराज से होता है? हरिके बैराज। और यह क्वेश्चन बहुत बार आया है कि इसका उद्गम किस स्थान से होता है, तो आप हरिके बैराज को याद रखेंगे। इस बैराज में दो नदियां आकर मिलती हैं, एक है आपकी ब्यास और एक आपकी सतलज। तो इसी नदी से, इसी बैराज से निकल रही है इंदिरा गांधी नहर, यानी इसको किस नदियों से प्राप्त हो रहा है जल? ब्यास और सतलज से। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। मुख्य नदी वैसे सतलज है यहां पर, तो अगर आपको दोनों में से एक चुनने को आए तो आप सतलज को चुनेंगे, अदरवाइज आप दोनों को यहां पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो जो 1857 की क्रांति थी, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, इसके बारे में कहा कि ना तो यह राष्ट्रीय संग्राम था, ना ये पहला था, ना ये स्वतंत्रता संग्राम था। यह स्टेटमेंट आरसी मजूमदार का है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 1857 की क्रांति को अलग अलग व्यक्तियों ने उनके बारे में अलग अलग स्टेटमेंट दिया है, वो आपसे क्वेश्चन आता है। जैसे 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता युद्ध किसने कहा या पहली स्वतंत्रता की लड़ाई किसने कहा? तो वीडी सावरकर ने कहा। इसी प्रकार 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र किसने कहा? यह कहा था आउट्रम और टेलर ने। जो बेंजामिन डिज़राइली है, इसने क्या कहा? इसने कहा कि 1857 का जो विद्रोह था वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था, तो इसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। जॉन लॉरेंस की बात करें, जॉन लॉरेंस ने 1857 की क्रांति को एक सिपाही विद्रोह यहां पर कहा। ठीक है, और टी.आर. होम्स की बात करते हैं। टी.आर. होम्स ने इस क्रांति को सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष कहा था। तो ये कुछ स्टेटमेंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जो आपके जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे 1857 की क्रांति हो गई, गवर्नर जनरल वाइसरॉय वाला टॉपिक हो गया, ज्योग्राफी में आपके विभिन्न टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री के हैं, पॉलिटी के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कोशिश करेंगे जल्दी ही इनके ऊपर एक नई सीरीज को शुरू की जाए, जिसमें हम केवल उन टॉपिक्स को एमसीक्यू के रूप में कवर करेंगे जहां से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे 1857 की क्रांति को लेकर के हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो बहुत जल्द इसकी एमसीक्यू की एक सीरीज यहां पर शुरू होगी और इसकी क्लासेस हमारे सेकंड चैनल ट्रेंडिंग जीके पर आपको देखने को मिलेंगी, जहां पर एनसीईआरटी की क्लासेस हमारी ऑलरेडी चल रही हैं। काफी समय से उस चैनल पर वीडियो नहीं आई हैं, बहुत जल्द आपको वहां पर शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस दोनों देखने को मिलेंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे हैं उनको हम एमसीक्यू के माध्यम से वहां पर कवर करेंगे। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार निम्न में से किस काल में हुआ था? तो देखिए, आग का आविष्कार यह होता है पुरा पाषाण काल में। और इसी प्रकार पूछा जाता है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार यह हुआ था नवपाषाण काल में। इन दोनों को आपने, क्योंकि महान खोजें थी, तो इन दोनों को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा मनुष्य ने कृषि करनी कब से शुरू करी? तो कृषि सबसे पहले शुरू होती है नवपाषाण काल में। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी नवपाषाण काल में जब उसने खेती करनी शुरू करी तो स्थायी निवास उसने करना शुरू करा और पालतू जानवरों को उसने पालना शुरू करा। सबसे पहले कुत्ते को पाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो कौन सा आर्टिकल है जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है जो हमारा उससे संबंधित है? देखिए, हमारे संविधान में या हमारे देश के अंदर दो तरह की संस्थाएं होती हैं। ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है उनको संवैधानिक संस्था कहते हैं, और ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण संसद के द्वारा कानून बनाकर किया गया है उनको सांविधिक संस्थाएं कहा जाता है।
जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसका निर्माण संसद के द्वारा किया गया कानून बनाकर, यानी यह संवैधानिक संस्था नहीं है, यह सांविधिक संस्था है। अब जब संवैधानिक संस्था नहीं है तो इसका उल्लेख संविधान में नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, इसका निर्माण संसद ने किया था। इसका निर्माण 1964 में किया गया था, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और इसके लिए अधिनियम कब आया था? अधिनियम इसके लिए 2003 में आया था, यानी इसे सांविधिक दर्जा दिया गया, कानूनी मान्यता दी गई। पहले संस्था बना दी गई थी 64 में, संवैधानिक दर्जा इसे या संवैधानिक दर्जा जो कानूनी मान्यता है वो 2003 में दी गई। इन दोनों बातों को आपने ध्यान रखना है। जो हमारी संविधान की डिटेल सीरीज है उसमें अगला वीडियो, जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था, हमारे जो आयोग हैं, परिषद हैं, संस्थाएं हैं, कौन कौन सी संवैधानिक हैं, कौन कौन सी सांविधिक हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। बहुत जल्द उसकी क्लास चैनल पर यहां पर आएगी। नेक्स्ट है, बौद्ध और जैन ग्रंथों में निम्नलिखित में से किन महाजनपदों का उल्लेख है? तो देखिए, पूर्व काल में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? पूर्व काल में मिलता है 16 महाजनपदों का उल्लेख। और आप जानते हैं इन 16 महाजनपदों की जानकारी के दो प्रमुख स्रोत, एक है अंगुतर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, और एक है भगवती सूत्र जो कि एक जैन ग्रंथ है। और हमने पढ़ा है कि अंगुतर निकाय में और भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, यानी 16 के 16 की जानकारी दोनों ग्रंथों में मिलती है। तो जैन और बौद्ध ग्रंथ में कितने महाजनपदों की जानकारी है? 16 के 16। यहां पर दिया है कितनों की मिलती है, तो आप इसका आंसर करेंगे सभी 6 की। जो यहां पर दिए गए इन सबका उल्लेख है जैन ग्रंथ में भी और बौद्ध ग्रंथ में भी, क्योंकि 16 के 16 का उल्लेख है। तो आपको इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस क्वेश्चन इतना बनता है किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है, जैन ग्रंथ में या बौद्ध ग्रंथ में। दोनों में मिलता है, दोनों के हमने नाम लिखे, वो आपको पता होना चाहिए। ये वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा कर दे दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा या लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे? तो देखिए, अशोक के जो अभिलेख हमको मिले हैं वो हमें प्राकृत भाषा में ज्यादा मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा अशोक के जो कुछ अभिलेख हैं ज्यादातर तो प्राकृत में है, कुछ उसके अरमाइक भाषा में भी है, अरमाइक लिपि में भी है, कुछ उसके ग्रीक लिपि में भी लिखे गए हैं। इसके अलावा जो प्राकृत भाषा के अभिलेख हैं उनकी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। तो प्राकृत, अरमाइक, ब्राह्मी, ग्रीक, इन चारों का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है, यानी आपका सिर्फ जो संस्कृत है उसके हमें नहीं मिले हैं। 2 को छोड़कर सभी बाकी के जो 4 हैं वो आंसर हो जाएगा। तो कितनों में मिलता है? 4 लिपि या भाषा उसके अभिलेखों में मिली है, 5 में नहीं मिली है, केवल 4 में मिली है। 5वां कौन रह गया? संस्कृत रह गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी के शासन काल में रे का संबंध किस एक से था? तो देखिए, शेरशाह सूरी के शासन काल में जो ये रे होता था ये किससे संबंधित था? सही आंसर है भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करने वाली दरों की सूची। शेरशाह सूरी के शासन काल में एक लिस्ट बनाई गई थी कि किस फसल में से कितना हिस्सा राज्य को दिया जाएगा, और उसी लिस्ट को कहा जाता था रे। तो इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप्स का प्रयोग किया जाता था? तो आईसी चिप्स जो कि सिलिकॉन की बनी होती थी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स इनको कहा जाता है। इनका प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था? इनका जो उपयोग शुरू हुआ वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ। जैसे हम हर बार कहते हैं कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होता था, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप्स का इस्तेमाल होने लगा, और उसके बाद आपके माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा चौथी पीढ़ी में। और 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है, एआई का इस्तेमाल उनमें होता है, ठीक है। तो ये 5 पीढ़ियां हैं, क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक लड़ाई के द्वारा विजयनगर के महान साम्राज्य का अंत हुआ था? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य का जो अंत माना जाता है, जो इसका समाप्ति मानी जाती है, वो माना जाता है 1565 का एक युद्ध जिसे हम कहते हैं तालीकोटा का युद्ध। क्वेश्चन बना है कई बार, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के माध्यम से हुआ था? इसी तालीकोटा का युद्ध। यह युद्ध 1565 में लड़ा गया था, और इसी युद्ध को बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने ऑप्शन सी पर टिक करना है, जल्दबाजी में आपने इनमें से कोई नहीं पर नहीं करना है। कई बार होता है कि हमें केवल एक ही नाम पता होता है, हमने देखा तालीकोटा नहीं लिखा है, ऑप्शन डी पर क्लिक कर दिया। इसी युद्ध के 3 नाम हैं, एक है तालीकोटा का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध या राक्षस तंगड़ी का युद्ध। ये तीनों युद्ध इसी को कहते हैं, और इसी की वजह से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, ठीक है।
विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, गीता कोई अलग से ग्रंथ नहीं है, महाभारत में ही इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत में टोटल 18 पर्व हैं और इन्हीं 18 पर्वों में से एक पर्व है छठा पर्व, जिसका नाम है भीष्म पर्व, और इसी का भाग है गीता। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा के एक काव्य ग्रंथ की रचना किस शासक ने करी थी? तो एक ग्रंथ है कविराज मार्ग, कन्नड़ भाषा में इसको लिखा गया है और इसकी रचना अमोघ वर्ष के द्वारा करी गई थी। अमोघ वर्ष यह राष्ट्रकूट वंश का शासक था, काफी प्रसिद्ध शासक था, काफी महत्वपूर्ण राजा इसे माना जाता है। ठीक है, इसी को लेकर क्वेश्चन आता है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने वीर नारायण की उपाधि धारण करी थी? तो वो भी अमोघ वर्ष था। कन्नड़ भाषा में इसने कविराज मार्ग की रचना यहां पर करी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और इसी अमोघ वर्ष ने जो तुंगभद्रा नदी है उसमें जल समाधि ली थी। तो क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी में समाधि ली थी? वो भी ये था। ठीक है, नेक्स्ट है ऋग्वैदिक कालीन राजनीति इकाइयों का सबसे छोटे से सबसे बड़े तक का सही क्रम क्या होगा? तो ऋग्वैदिक काल में जो राजनीतिक इकाइयां होती थी, जो प्रशासनिक इकाइयां होती थी, उसका क्रम बताना है। सबसे छोटा होता था कुल, जिसको परिवार कहा जाता था। कई सारे कुलों को मिलाकर ग्राम बनता था, कई सारे ग्रामों को मिलाकर विश्व बनता था, और विश्व से आपका फिर जन बनने लगे। तो सबसे छोटी इकाई कुल होती थी यानी परिवार, और सबसे बड़ी इकाई होती थी जन, और यही जन बाद में धीरे धीरे बड़े होते गए, ये बन गए आपके जनपद, और धीरे धीरे ये जनपद और बड़े हुए और इन्हीं को कहा जाने लगा महाजनपद। ठीक है, नेक्स्ट है सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य के अगर हम संस्थापक की बात करते हैं तो महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है। ठीक है, और इनका जो अंतिम शासक माना जाता है वो दिलीप सिंह को माना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। दिलीप सिंह की बात करते हैं तो 1849 में जब सेकंड जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज जीत गए थे। डलहौजी उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। उस समय जो सिख राजा थे वो दिलीप सिंह थे। काफी छोटे थे उम्र में, तो इनको कैद कर लिया गया और फिर शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनको इंग्लैंड भेज दिया गया था। इंग्लैंड में जाकर ये ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि किस सिख राजा ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया था? तो आप कहेंगे दिलीप सिंह ने। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था खड़क सिंह। ठीक है, बाद में राजा बनते हैं दिलीप सिंह, जो कि इस साम्राज्य के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा महासागर आपने बताना है। सबसे बड़ा तो आप जानते हैं प्रशांत महासागर, ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और व्यापार की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण महासागर है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो महासागर है वो हिंद महासागर है। सबसे छोटे की बात करें तो वह है आपका आर्कटिक महासागर, ये सबसे बड़ा है, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, और ये सबसे छोटा महासागर है दुनिया का। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, जैन धर्म में भी त्रिरत्न है, लेकिन इनके त्रिरत्न जैन धर्म के त्रिरत्न से अलग है। जैन धर्म में जो त्रिरत्न है उसमें आपके ज्ञान, इसके अलावा दर्शन और फिर आता है चरित्र यानी आचरण, ये आते हैं। जबकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में बुद्ध, धम्म और संघ आते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये जैन धर्म के त्रिरत्न है, ज्ञान, दर्शन और चरित्र, और ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। इन तीनों को आपने ध्यान रखना है। इन त्रिरत्नों के अलावा बौद्ध धर्म में आप जानते हैं त्रिपिटक भी देखने को मिलते हैं, जिसमें सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक शामिल हैं। ठीक है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पर कवर किया और इन क्वेश्चंस को कोशिश करी डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करने की और चीज़ों को आसान भाषा में आपको समझाने का, चीज़ों को लिंक करके बताने का, ताकि आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हों और आपको चीज़ें याद भी रहें, रटने की आवश्यकता आपको ना पड़े। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन सही रहे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।